बरसों से था मैं चुप बैठा, हाँ आज मैं तिरंगा बोल उठा। दास्ता उस दौर की जब जकड़ा था गुलामियों की बेड़ियों में। तब इस धरती की माटी से कुछ कल्प वृक्ष यूं फूटे थे, जिससे फिरंगियों के हौसले जो टूटे थे। देश में आजादी का बीज मैं बो चला, हाँ आज मैं तिरंगा बोल उठा, हाँ आज मैं तिरंगा बोल उठा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारत की उस इतिहास की बात करेंगे, कैसे कुछ चंद अंग्रेजों ने भारत को एक गुलाम देश बना दिया, जो इससे पूर्व सोने की चिड़िया कही जाती थी। विश्व का लगभग 40% व्यापारिक लेन देन उस समय भारत से ही होता था। आखिर वह कौन सी भारतीयों की कमजोरी थी जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठा लिया और हमें लगभग 200 वर्षों की गुलामियों की जंजीरों में जकड़ लिया। दोस्तों, यह बात है साल 1458 की, जब पुर्तगाल के रहने वाले वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्गों की खोज की थी। केप ऑफ गुड होप से भारत के कालीकट पहुंचे तो हमारा इस अद्भुत देश की सुंदरता और शासन व्यवस्था को देखकर दंग रह गया और भारतीय बाजारों से करीब 60% अधिक मुनाफे के साथ वापस लौटे वास्को डी गामा ने वैश्विक इतिहास में एक नया अध्याय का शुरुआत किया। दरअसल इस समुद्री मार्ग की खोज ने व्यापारियों के लिए नए रास्ते खोल दिए। डच, फ्रेंच सहित कई यूरोपीय कंपनी ने हिंदुस्तान की इस धरती पर कदम रखी और अपने व्यापार को एक नई ऊंचाई दी। गौरतलब है कि उस दौर में भारतीय मसालों का दुनिया में डंका बज रहा था। इसमें काली मिर्च का प्रभाव इतना गहरा था कि उस दौर में इसकी तुलना सोना से की जाती थी और इसे ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि उस दौर में भारत में मसालों के व्यापार पर डचों का एकाधिकार था, लेकिन 16वीं सदी के अंत में लंदन शहर में जन्म हुआ ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी का। यही कंपनी आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से मशहूर हुए। शुरुआती दौर में इस कंपनी पर ब्रिटिश व्यापारियों और उच्च वर्ग का ही नियंत्रण था। 31 दिसंबर 1599 को तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को एक रॉयल चार्टर दिया। रॉयल चार्टर का मतलब था एक रॉयल ऑर्डर, जिसका मतलब था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड में बनी है, दुनिया के अलग अलग जगहों पर जाकर मसाले और दूसरे वस्तुओं का व्यापार कर सकती है। आसान भाषा में कहें तो कंपनी को एक प्रकार से ट्रेडिंग लाइसेंस मिल गई। इसके साथ ही इसे कई विशेषाधिकार भी मिले। इसमें कंपनी अपना खुद का आर्मी रख सकता है, अपना पैसा छाप सकता है और अपने अनुसार व्यापार करने वाले क्षेत्र में नियम कानून बना सकते हैं। ये सभी चीजें शामिल थे। इसके साथ ही महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को क्षेत्र सीमा भी बताई थी और वह क्षेत्र था केप ऑफ गुड होप के पूर्व और मैग्नन राज्य के पश्चिम में बसा क्षेत्र। इसके बाद से ही शुरू हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारी यात्रा, जिसमें वह सबसे पहले समुद्री मार्ग के जरिए पहुंचे इंडोनेशिया की ओर। हालांकि उस वक्त वहां डच व्यापारियों की पकड़ बेहद मजबूत थी और साथ ही वे सैन्य शक्ति से भी परिपूर्ण थे। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ अपनी जगह नहीं बना पाई, जिसके बाद कंपनी ने भारत का रुख किया और 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी, जिसका नाम था विलियम हॉकिंस, पहली बार भारत में सूरत पहुंचे। लेकिन भारत में भी कंपनी के लिए मुश्किल कम नहीं थी। दरअसल यहाँ पहले से ही पुर्तगाली अपनी पेठ जमा चुके थे। इसके साथ ही भारत में उस समय मुगलों का शासन था। विलियम हॉकिंस यह बात भली भांति जान चुके थे कि यहाँ टिकने के लिए उसे मुगल बादशाह की अनुमति लेनी होगी। इसीलिए बिना समय गवाए विलियम सीधे पहुंचे आगरा, जहां बादशाह जहांगीर का दरबार लगा था। लेकिन जहांगीर ने विलियम हॉकिंस की बात ठुकरा दी और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन कंपनी ने हार नहीं मानी और 18 सितंबर 1615 को एक बार फिर मुगल दरबार में पहुंचे। इस बार इंग्लैंड के आधिकारिक राजदूत सर थॉमस रॉ, उन्होंने जहांगीर से मुलाकात की और इंग्लैंड के साथ व्यापार करने का प्रस्ताव बड़े ही रोचक अंदाज में बादशाह के सामने रखा और कहा कि कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है तो इसके बदले कंपनी मुगल साम्राज्य को प्रति वर्ष एक तय राशि भुगतान करेगी
और इस तरह 3 साल तक लगातार अनुनय विनय के बाद सर थॉमस रॉ को सफलता हासिल हुई और जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत कंपनी ने अलग अलग हिस्से पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अब कंपनी का नजर बंगाल और दक्षिण भारत के हिस्से पर थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था और बदलते समय के साथ मुगल शासन कमजोर पड़ने लगा था और धीरे धीरे उसकी जगह स्थानीय प्रशासन लेने लगा था। वहीं इन सब के बीच साल 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुई और उन्हें दहेज में भारत का शहर बॉम्बे मिला। अब बॉम्बे अंग्रेज के अधिकार में था, जिसके बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी का पहुंच यहां आसान हो गया। साल 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब मुगल साम्राज्य की सीमा छोटी होती चली गई और मुगल के पास राजस्व का एकमात्र स्रोत बंगाल बचा था। कर राजस्व केवल बंगाल से ही आता था, बाकी सभी प्रांत स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे और यही सिलसिला आगे भी जारी रहता है। लेकिन साल 1756 में बंगाल के नवाब अली बर्दी खान की मृत्यु के बाद हालत बदलने लगी और बंगाल के नए नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज के नीतियों के खिलाफ थे और वे अंग्रेज के मंसूबों को भांप गए थे। इसीलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में व्यापार के नाम पे बनाए जा रहे किलों का विरोध किया और अपने 30,000 सैनिकों को भेजकर कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया तथा कंपनी के कर्मचारियों को एक छोटे से कमरा में बंद कर देता है, जिसमें घुटन के कारण कई व्यक्तियों की मौत हो जाती है। नवाब सिराजुद्दौला की इस कदम से ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ा झटका लगा। इसके साथ ही व्यापार करने आई कंपनी भी अपना तेवर दिखाते हुए बदले की भावना से आगे कार्यवाही करती है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में जानेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को नवाब सिराजुद्दौला के रूप में एक बड़ी चुनौती मिली और व्यापार करने आई कंपनी कैसे युद्ध के मैदान में कूद गई। तो जल्द ही मिलते हैं इन सवालों के जवाब के साथ अगले वीडियो में। अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।